हिस्ट्री का बुआ 5-7 क्लास अभी तक हम तुमको 10th क्लास के दे चुके हैं। जो स्पेशलिस्ट है इटली का एकीकरण, इसमें इसके पहले हम पढ़ा चुके थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद भावना क्या है ना। हिस्ट्री क्या है, बार बार हिस्ट्री के दोहराते रहो। बीती हुई बात के बार बार क्या करो, घटनाओं को दोहराते रहो। जैसे मान लो अभी जन्माष्टमी लगा हुआ है, तेघरा मेला हम गया, क्या क्या चुराया, क्या क्या खाया। जैसे कि वो लड़का बोला घुप हम चुरा कर खा लिए, कहते हैं मैंने 10 रुपया के बदला 20 रुपया का हम खा लिए। अब वो यहाँ पर आकर हमसे शेयर किया, बात करे, हम 10 रुपया के बदला 20 रुपया हम खा गया, उसे कहते हैं हिस्ट्री, इतिहास। क्या कहते हैं, इतिहास। बशर्ते चोर हो चुका वाला बात बोला, गद्देदारी वाला 10-20 रुपया, और उसमें बात करते किसका, इल्तुतमिश में, उसका बात करते गांधी जी का, उसमें बात करते सुभाष चंद्र बोस का, उसमें एकीकरण, इटली का एकीकरण, विश्व इतिहास अलग हुआ, भारत के इतिहास अलग हुआ। विश्व इतिहास का मतलब आप लोग का हम समझाने वाले, इटली के एकीकरण यह विश्व इतिहास है। भारत के इतिहास का मतलब चल रहा भारत का एकीकरण। भारत में जब हम लेकर आएंगे, भारत के बारे में समझाएंगे, वह भारत का इतिहास हुआ। ये किसका इतिहास होता है, इटली के, मतलब कौन इतिहास है, विश्व इतिहास। समझ मारा। अभी हम लोग किसके बारे में लेकर चला है, विश्व इतिहास। मतलब एक घटना घट चुकी है, इटली में सब घटना घटी हुई है। ऐसी बात को हम बार बार पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के दरमियान में जब हम तुम लोग को समझाते हैं और तुम समझ कर एग्जाम हॉल में तेसर तरीका जब लिखना शुरू करते हो, यही बात क्या होता है, दोहराना। यही बात को हम क्या कहते हैं, इतिहास करते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं बुआ, विश्व इतिहास। हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो भारत के इतिहास में हम अपना सब आदमी को जानेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस के जानेंगे, भगत सिंह जानेंगे, बटुकेश्वर दत्त जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, क्या क्या काम किया, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, मतलब तरह तरह जितना भी है, मोतीलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू का बेटा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग जानेंगे, 1857 क्रांति के बारे में जानेंगे, भगत सिंह के बारे में जानेंगे। मतलब जितना भी है सब नारेबाजी जितना किया, बापू किसने नाम दिया है, इस सब के बारे में तुमको बारीकी से पढ़ाएंगे। अपना जब इतिहास आएगा, भारत के इतिहास, तब। अभी हम लोग लेकर चलते हैं इटली के एकीकरण में। तो हम लोग एकीकरण का अर्थ होता है वो एकजुट होना। सबसे प्रथम एगो तुम लोग समझ जाओ, इटली के एकीकरण का मतलब क्या होता है। हम बोलेंगे कि सब बच्चों में एकीकरण करना है। बच्चों में क्या करना है, एकीकरण। मतलब क्या, एकजुटता। क्या होना चाहिए, एकजुटता। इटली के एकीकरण मतलब गोधना गांव का एकीकरण। मतलब क्या, गोधना गांव में सम्मिलित, एकजुटता। हम बोलेंगे तुमको, हम अपने समाज में एकजुटता, एकीकरण मतलब क्या होता है, एकजुट। तो इटली का एकीकरण। अच्छा बताओ, जिस गांव में, जिस एरिया में, जिस विश्व में भी, जिस जगह हम इटली का एकीकरण का मतलब यहाँ पर एकीकरण, एकजुटता नहीं है तब नहीं यहाँ पर एकीकरण कर रहा है। सपोज करो हम इटली के एकीकरण क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन यह है, यहाँ पर बिखरे हुआ सब, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो इटली के एकीकरण में बहुत सारी धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्या थी। समस्या का मतलब समझो, धार्मिक समस्या। सबसे बड़ा समस्या क्या होता है मालूम है, धार्मिक समस्या। और भौगोलिक समस्या कोई नहीं है। एक होता है पॉलिटी ना, एक राजनीतिक पॉलिटी आता है, पॉलिटिकल राजनीतिक आएगा, उसके बारे में बताएंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, तो लोग बच्चा कुच्चा उतना हाई लेवल का नहीं देंगे। इटली के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी, मतलब धार्मिक के दृष्टिकोण से, राजनीतिक के दृष्टिकोण से, भौगोलिक के दृष्टिकोण से समस्या थी। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुख्य मुद्दा बोलेंगे, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा है क्या थी, क्या क्या बोलना, 3 गो। क्या बोलना है, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक। मतलब तीनों जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे दिल दिमाग से जुड़ा हुआ है, वही समस्या था। धार्मिक, तुम्हारे भगवान के बारे में, तुमने धर्म के बारे में अगर कोई उल्टा पुल्टा बोल देगा, तुम रिएक्शन लेगी कि नहीं। तुमको बोलेगा हिंदू संप्रदाय से हो, तुम सिख संप्रदाय में चले जाओ, तो गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं। तुम्हें बोलेगा चलो हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं। हमारे भारत देश में मिक्सचर है, हमारे भारत में सभी धर्मों समान है, सभी धर्म के लोग रहते हैं। हम लोग नहीं, जितना मुस्लिम है अपना पाकिस्तान चले जाइए, जितना हिंदू है अपना भारत में रहिए, सिख है अपने देश चले जाइए, ऐसा होता है कि नहीं।
इसमें विभाजना होता है, विभाजित होती है। उसी प्रकार धर्म में क्या होता है बुआ, धार्मिक में क्या होता है, यही विवाद हुआ होगा। विवाद क्या होता है, धार्मिक दृष्टिकोण से जिस धर्म के आदमी है अपने अपने धर्म को लेकर एक जगह चले जाएंगे, ये समस्या हुई होगी। अपने धर्म को पहले सब पकड़ता होगा, लेकिन मानवता कहता है धर्म नहीं, क्या नहीं, धर्म नहीं। वह जाति दुर्योग है, एगो स्त्री और एक पुरुष, लेकिन आदमी के अनुसार अभी जाति मात्र दो है, वो भी एक पैसा वाला एक गरीब, एक अमीर का गरीब। हम लोग जाति देखकर शादी करते हैं, जितना छोटे वर्ग के आदमी हैं सब जात पात सब देखकर शादी करता है। क्या जितना भी छोटा है सभी जात पात देखकर शादी करता है। जितना बड़ा बड़ा आदमी है, जितना हमारा अमीर जितना आदमी है, जितना पैसा वाला आदमी है, कोई जात को नहीं देखता है। और अमीर आदमी हम लोग पर शासन करता है, शोषण करता है दिमाग से, मतलब वो लोग दिमाग के साथ खेल रहे हम लोग के साथ। हम लोग अगर बिना जात के शादी कर लेंगे तो 100 ताना मारते मारते मार देगा सब, मारेगा कि ना। मेरा अधिकार है, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, मेरा कानूनी अधिकार बनता है। हम बिना गांव देहात इधर उधर नहीं, मतलब कहीं और से बिना जात के, बिना कोई भी जाति का मेरा अधिकार है शादी करना, समझ मारा चीज को। लेकिन यहाँ के समाज के लोग मारते मारते तुमको मुआ देगा, फैट से नहीं मारेगा, चप्पल से नहीं मारेगा, किससे मारेगा, बात से, ताना से मारते मारते तुमको मुआ देगा। लालू प्रसाद यादव के बेटा, दोनों बेटा जो है सपूत, क्या नाम है, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, दो याद है कि दो है ना, दोनों शादी किया कि अपने जाति से नहीं, वो दूसरे जाति से ब्याह कर लिया। और वो यादव में बोलता नहीं, यादव को वोट दो, बोलता है कि ना बराबर। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय शादी किया, वो दूसरे जाति से अलग अलग। सोनाक्षी सिन्हा ले लो, सोनाक्षी सिन्हा कैसे शादी किया है, मुस्लिम लड़का से किया है। विराट कोहली, MS धोनी, मतलब सब को लो, जितना बड़े बड़े दिग्गज आदमी हैं जितना, वहां पर क्या देखता है बुआ, पैसा। हम लोग क्या देखते हैं, जाति। यही हम लोग में सबसे बड़ा गलती है। आज जिस दिन नहीं छूट जाएगा जाति, उस दिन सब का सब एक हो जाएगा। आई 25, 30, 40 साल में होना ही है, याद रखना। तो हम लोग जाति देखते हैं, जाति देखना नहीं चाहिए। आप बोलेगा सर आप क्यों देखिए जाति, हम क्या बोले, एक कहानी तुमको बताते रहे लड़का, सिंपल सा कहानी, एक कहानी सुनाते हैं, मस्त सा कहानी जो बोले हैं ना, अभी समाज कहानी है। यहाँ पर मस्त सा क्या दिख रहा है तुमको, पेड़ दिख रहा है। इस पर एगो चिड़िया आई कहीं से कहीं, ऐसे करके उड़ते उड़ते चिड़िया आई, यहाँ पर बैठ गई, ठीक है। अब बैठ गई यहाँ पर, थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा तालाब है। थोड़ा एक कहानी की बढ़िया से मस्त से सुनना है। ये तालाब है, तालाब में वो आकर यहाँ पर तालाब में जो बैठते रहता है आराम से, तालाब में आकर बैठ गया, सॉरी यहाँ टहनी पर आकर चिड़िया बैठ गई। इधर जो है ना, इधर सब कबूतर खाना था, सॉरी कबूतर खाना नहीं, उसे कहते हैं मुर्गी प्लेटफॉर्म, मुर्गी का खाना था। क्या था, यहाँ मुर्गी का खाना टोटल था। मतलब मुर्गी खाना मतलब क्या, मुर्गी के डिपार्टमेंट जहाँ मुर्गी पाला करता है, मुर्गी यहीं पर आता है, मुर्गा फार्म। यहाँ पर एक उड़ता हुआ पंछी जो बहुत दूर तक उड़ता है, बहुत दूर दूर तक उड़ता है, बेचारी यहाँ पर आई, यहाँ अंडा दे दिया। अंडा यहाँ पर लुघड़ते लुघड़ते कहाँ चला गया, मुर्गा के खोप में, मतलब जहाँ मुर्गा रहता था वहां पर चल जाए। यहाँ पर जो पक्षी है जो उड़ान भरता खतरनाक रूप से, वो अंडा एक दिया, अंडा एक अंडा प्रसाद में लेकर चला गया। एक अंडा गिर के यहाँ, वो सोचा पानी में अंडा गिरा, लेकिन गिर के चला गया कहाँ, वो इधर अंडा। वो बेचारी यहाँ ढूंढते रहेगा, नहीं मिला, अंडा चला गया कहाँ, मुर्गा फार्म घुस गया। वो अंडा 1-2 दिन बाद ना चूजा देता है, क्या अपने पक्षी जो बच्चे देगा, वो अंडा फोड़ के बेचारा निकलता है। जैसे निकलता दिन दुनिया देखता, वाह ये मेरा समाज है, कैसा, ये मेरा ही है, जितना भी क्या है ये मेरा ही है। उसके बाद जहाँ बच्चा जन्म लेगा वही न बच्चा रहेगा। वो बेचारे उसकी अम्मा जी कहाँ चल गई, उड़ कपड़ा चल गई। यहाँ पर जब आता उड़ते, जैसे तनी मनी 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब हुई, तो बोलता कि यही चूजा जो है, छोटी सी चूजा दूसरे पूछती है मुर्गा मुर्गी से, मतलब मुर्गा मुर्गी वहां पर है, उन्होंने सोच लिया मेरा ही जाति है। ये दूसरा जो मुर्गी था पंछी, उससे मुर्गा से पूछता है क्या हम उड़ नहीं सकते हैं, जो अदर जो उड़ रहा है हम नहीं उड़ सकते हैं, इस जितना भी है वो सब बोले पगला गई है, तुम कैसे उड़ सकते हो, हम लोग उड़ने वाले नहीं है।
तुम भी नहीं उड़ सकते हो, हम भी नहीं उड़ सकते हैं। ये बोलते ना हम उड़ सकते हैं, वो बोलता तुम उड़ नहीं सकते हो। कहा हम आज से मेरा पूर्वज संतान जितना भी पैदा हुआ आज तक उड़े नहीं, अब तुम कैसे उड़ सकते हो, ले आओ। वो बोलता हम उड़ सकते हो, बोलता तुम नहीं उड़ सकते हो। ताना मारते मारते उसको नहीं उड़ने दिया, लास्ट में वो नहीं उड़ा। लेकिन वो अगर एक बार उड़ के कोशिश करती क्या करती, वहां से उड़ सकती थी। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, इस समाज से दलदली समाज है, इस समाज से हमको बाहर निकलना है, कुछ अलग सोच रखना है। जो तुमको पैर खींचने वाला व्यक्ति होगा, महिला होगा, पुरुष होगा, उससे तुमको निकलना पड़ेगा, हर हाल में निकलना। ऐसे भी बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी होता है, वो निकल जाता है, एसडीएम, डीएम, बीपीएससी, दरोगा फाइट क्यों करता है, क्योंकि उस समाज से अलग सोच के नागरिक है। वो किसी शादी में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह चलो भोज परस देते हैं, तो कभी बन पाएंगे। इसका सोच यहीं पर आ गया, किसके सोच में तब्दील हो गया, मुर्गा मुर्गी की सोच में तब्दील हो गया। लेकिन उड़ना चाहती क्या नहीं उड़ती, बिल्कुल उड़ती, उसमें हौसला था, वो अलग जाति की थी, उड़ सकती थी। लेकिन समाज के दबाव के कारण या अपने समाज के दबाव के कारण क्या उड़ पाई, नहीं उड़ी। उसी प्रकार तुम लोगों प्रत्येक में क्या है, एक जज्बा अंदर से, सब कर सकते हो सब। एक भी बच्चा वहां लड़का है ना बागो सिंह, वो भी बहुत बेहतर कर सकता है। तुम सब में कुछ वो अलग लड़का है कि नहीं, उसको देखते ही सब मुस्कुरा देती हो, तो क्यों ना बोलो वो अलग लड़का है रे। और सबसे लास्ट में कितनों तुम पदवी कर लेगी, कितनों बड़ा पद ले लेगी, कितनों पैसा कमा लेगी, लास्ट में क्या मिलता है, एगो हंसी परिवार रहना चाहिए, खुशनुमा परिवार रहना चाहिए। खुश रहो, बात खत्म। वो लड़का शुरू से खुश है, कितना मार खाता तैयो खुश है, उसको देखकर आदमी को हंस देता है। अब क्या चाहिए, उसके कारण तुमने मुंह पर क्या जाता है, स्माइल। तो मतलब वो आम आदमी नहीं है, खतरनाक आदमी। उसके संगत में सब है, तो आम आदमी नहीं कहला है। जिसके वजह से तुम्हें नेचर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से तुम्हें बोली चेंज होता है, जिसके वजह से तुम्हें रहन सहन चेंज होता है, तो बताओ व्यक्ति अनमोल है, उसको खोना मत। समझ मारा, यहाँ पर आने से तुम सब चीज अगर चेंज हो रहा है, मतलब हम अनमोल है तुम लोग के लिए। अगर तुम्हारे वजह से हम चेंज हो रहे हैं, तो मतलब तुम क्या हो, अनमोल हो। तो लेकर चलते, कहानी से क्या सीख मिला बताओ। कुछ नहीं करना चाहिए, जो मन करे। सबके क्या है, अंदर से क्या है, लहर है, अंदर सबके अंदर वो ज्वाला भागता, सबके अंदर ज्वाला है। ऐसा जितना बच्चा है सबके अंदर ज्वाला भागता, सबके अंदर। अगर मान लिया जाए कोई यूपीएससी फाइट करता है बुआ, तो उसके नस्ल में क्या अलग से खून डाला होगा, वही खून होगा। रक्त का pH 7.4 उसमें भी होगा, मेरे में भी होगा। वो भी पानी पीता शुद्धता 7 pH मान, हम भी वही पीते हैं, वो वही रोटी खाता, हम भी वही रोटी खाते। लेकिन फर्क यहाँ ही हो जाता था पैसा का। उसके ज्यादा अकाउंट में पैसा है, मेरे अकाउंट में क्या है, कम पैसा है। उसका फैमिली ज्यादा बोलता चल भाई। लेकिन अब तो सब सामान हो गया, यूट्यूब जाकर खोल लो, 1000, 1500, 5000 में बैच बिकता है कि नहीं, 7500 में। खान सर का बैच बिक रहा है 7500 में, यूपीएससी के, खरीद लो, मजा से पढ़ते रहो। लेकिन हम सब कुछ दोष किसको देते हैं, माता को, पिता को, सोसाइटी को, फलना। किसी को दोष देना बंद करो, अपने आप को सुधारो, बात करता हूँ। चलो ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं, बहुत हो गया। धार्मिक के इस पर इतना लेक्चर हो गया, धार्मिक दृष्टिकोण से हुआ कि ना। तो धर्म बुआ खतरनाक आदमी है। नेता लोग सब ज्यादा किस पर खटवाता है, धर्म पर। लड़वा देगा तुरंत, कुछ नहीं मुद्दा मिला किस पर लड़वाएगा, धर्म पर। धर्म पर नहीं लड़ना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। अब भगवान क्या तुमको पूछेगा कि हमें 75 को नारियल चढ़ाओ या 99 को नारियल चढ़ा कर आई, नहीं, ये सब नहीं देखता है। जो नारियल फोड़ रहा खूब फोड़ रहा है, वो सब देखता है। कितना प्रसाद चढ़ा, नहीं, इतना कर्म अच्छा किया वही लेकर जाओ। कर्मे दिखाएगा, कर्मे गिनाएगा। वो प्रसाद बढ़िया प्रसाद तो मनुष्य अपना स्वेच्छानुसार सब बना लिया। नहीं नारियले चढ़ाएंगे क्योंकि बढ़िया लगता है खाने में, नहीं लड्डुए चढ़ाएंगे क्योंकि मीठा लगता है खाने में। कहाँ नमकीन, कहाँ थी क्या नीम का पत्ता चढ़ा देता है क्योंकि उस पर नहीं लगता खाने में। तो प्रसाद तो आदमी अपने स्वेच्छानुसार बनाए ताकि बढ़िया लगे, खाएंगे प्रसाद। हाँ, अल्लाह हाथ फैलाता तुरंत, क्योंकि अच्छा लगता है। तन के प्रसाद दो, एक लड्डू बदला तनी लड्डू, इतनी एक लड्डू दिया है, एक लड्डू लाओ, क्यों, उसको अच्छा लगता है। तो प्रसाद अपना इच्छा अनुसार बना है, भगवान थोड़ी बोलता है। तो धार्मिक बुआ खतरनाक है, इटली का एकीकरण में बहुत सारी समस्या आती है। राजनीतिक आप बताते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जस्ट बताए थे।
मतलब नेता लीडर सब क्या राजनीतिक अफवाह फैलाता है फालतू का। आगे लेकर चलते, इसमें कुलीन वर्ग बताए थे, मध्यम वर्ग बताए थे ना, और उच्च वर्ग बताए थे। उच्च वर्ग के ही केवल वोट डालने का अधिकार था, मध्य वर्ग के वोट डालने का अधिकार नहीं था, कुलीन वर्ग के वोट डालने का अधिकार नहीं था, उच्च वर्ग के डालने का अधिकार था। ये राजनीतिक मुद्दा हुआ। आगे है भौगोलिक दृष्टिकोण से। भौगोलिक का मतलब होता है जमीन बंटवारा। भौगोलिक का मतलब क्या होता है? जमीन को बंटवारा। मतलब ये देश अलग होना चाहिए, ये राज्य अलग होना चाहिए, फला राज्य अलग होना चाहिए, समझ में आ रहा है? भौगोलिक दृष्टिकोण से ठीक से रहो। हम लोग लेकर आते हैं। इसके अलावा क्या तब हुआ, इसके अलावा आर्थिक प्रशासनिक समस्या भी मौजूद थी। साथ ही विदेशी राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। मतलब ऑस्ट्रेलिया इटली पर क्या किया था? दबाव बना हुआ था। वहां पर जाकर हस्तक्षेप कर दिया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किस पर? इटली क्या था? कमजोर था। इटली के पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। क्या नहीं था? पैसा नहीं था। जिसके पास वह पैसा नहीं रहेगा ना, उसका कोई नहीं रहता दुनिया में, याद रखना। अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई इस दुनिया में नहीं होता। कोई नहीं। जितना बोलता है ना, सब फेक आईडी है, सब फेक है। तुमने कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा ना बुआ, तुम समय देगी 10 घंटा 10 दिन उसके साथ समय देना। एक बार पैसा नहीं देना, तो 10 दिन समय देना। तुम पैसा मत देना। हम जाएंगे या कोई जाएगा, लड़का लोग यहाँ लड़की लोग, कोई अमीर आदमी जाएगा वहां से 10,000 रुपया उसको दे देगा, 10,000 दे देगा, इलाज चलना शुरू हो जाएगा। 1 सप्ताह बाद, 1 साल बाद, याद रखना किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा? कभी नहीं बोलेगा कि बाप रे नंदनी 10 दिन मेरे साथ रुकी थी। ये बोले क्या मालूम है? बाप रे बाप, भगवान के रूप में खनोक रहे, 10,000 रुपया दे तब मेरा ऑपरेशन हुआ। समझ में? क्या जरूरी है? पैसा। ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ आर्थिक और प्रशासनिक समस्या भी मौजूद होती है, आर्थिक जिसका कमजोर हो गया उसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। आसपास गाँव में देख लो, जिसका अर्थ कमजोर है उसको कोई देखता है नहीं, जिसका अर्थ नहीं है खाली थोड़ा बहुत हाईलाइटेड है उसको सब देखता है। आगे इसके एकीकरण में नेपोलियन ने भी मुख्य भूमिका निभाई तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसके एकीकरण में किसने बेहतर से काम किया था? वो नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद इसमें क्या बढ़ावा दिया था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के मतलब हम समझाते किसे कहते हैं? देश के प्रति प्रेम और लगाव और सम्मान, सब कुछ, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ये टॉपिक समझ में आया? अब आ गया आपका नेपोलियन का पतन। पतन का मतलब समझते हो? विनाश। नेपोलियन का मतलब, नेपोलियन का पतन मतलब क्या है? विनाश। यानी कि नेपोलियन यहाँ से खत्म होने वाला है। नेपोलियन का शासन का 1814। क्या बात कर रहे हो? 1814। इसके बाद वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों में एक डिमाउंट और सार्डिया के एकीकरण कर दिया गया था। तो नेपोलियन का पतन वो 1800 कब हुआ था? 1800। याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध तुमसे पूछा जाएगा तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर 1818 तक। कितना? 6 साल चला था। 4 साल, 14 से 18 तक वहां पर ही। सॉरी 1914 से लेकर 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात बोला जाए 1939 से 45 तक, मतलब 6 साल तक चला था। ठीक है। तो बाद में वियना कांग्रेस 1815 में इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य मिडमाउंट और संडिया एकीकरण कर दिया था। दोनों का एकीकरण किया था। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी, मतलब दोनों राज्य था। उसके बाद क्या था? वो ऐसे में 1820 में नागरिक आंदोलन भी हुआ था। छोटा छोटा टॉपिक है। 1820 में क्या होता है? वो नागरिक आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में नागरिक आंदोलन भी हुआ था। इटली में नागरिक आंदोलन होने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? गरीबी अवस्था है, वहाँ पर शिक्षा बेहतर नहीं है, वहाँ पर कानूनी समस्या है, वहाँ पर अर्थ कमजोर है। तो सरकार के खिलाफ को नारेबाजी करेगा? वो इटली का जनता। इटली का जनता। चूंकि नेपोलियन का खात्मा हो जाता है कब? 1814 में, 1815 में। चलो ठीक है। 1820 में नागरिक आंदोलन भी हुआ था।
इटली में एक गुप्त दल था जिसका नाम था क्या हुआ, कार्बोनरी। इटली के एक दल था जिसका नाम था कार्बोनरी का गठन राजतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। अब राजतंत्र किसे कहते बताओ तो? अब प्रजातंत्र। अब यहाँ पर इटली में गुप्त दल का मतलब कार्बोनरी का स्थापना हुआ था। कार्बोनरी का गठन राजतंत्र को समाप्त करना था, यानी कि जो राजा का जो था वो साम्राज्य था, जो शासन था, उसको क्या करना था, समाप्त करना था। उसको समाप्त करने के लिए इटली में क्या चीज का गठन हुआ था, कार्बोनरी का गठन हुआ था। गुप्त रूप से उद्देश्य क्या है, जो छापामार युद्ध करती थी, छापामार का मतलब समझती हो, या रात में युद्ध करने जाती थी। जब जो सुतल रहती थी कार्बोनरी, है कि ना, कार्बोनरी जब सुतल था तब छापा मार के युद्ध करना शुरू कर दिया और मार बटोर के सबको लेकर चलाती थी। तो कार्बोनरी के स्थापना ही हुआ किसको खत्म करने के लिए, राजतंत्र को। यानी कि इटली में जब तक राजतंत्र खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं था। आगे फ्रांस के 1830 की क्रांति। इटली के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, इटली के बारे में उतना ही लिखना काफी है। आगे आपको कहता हुआ फ्रांस के 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर इटली में भी नागरिक आंदोलन हुए, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा दबा दिया गया था। मतलब कहा था फ्रांस के 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर इटली में भी नागरिक आंदोलन हुए थे। मतलब फ्रांस से जो प्रभावित हुआ था, इटली में भी क्या हुआ था, नागरिक आंदोलन हुआ था। लेकिन किसने दबा दिया था, मेटरनिक ने। किसने दबा दिया था, वो नागरिक। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या कर दिया था, उसको दबा दिया था। किसने दबा दिया था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने उसे क्या कर दिया था, दबा दिया था। आगे लेकर चलते हैं। कहा था नागरिक आंदोलन का उपयोग कर मैजनी उत्तरी मध्य इटली को एकीकृत कर एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन मेटरनिक ने इन आंदोलन को दबा दिया था। अगला पॉइंट कहता है इसके फलस्वरूप मैजनी को इटली का प्लान करना पड़ा। मैजनी को इटली से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा था। आगे लेकर चलते हैं। मैजनी कार्बोनरी दल का क्या था, वो सदस्य था। आगे इटली के एकीकरण में मैजनी का योगदान क्या क्या था, समझो इसको। इटली के एकीकरण में मैजनी का योगदान। मैजनी साहित्यकार, गणतंत्रात्मक विचार के समर्थक थे एवं योग्य सेनापति भी थे। कौन, मैजनी। मैजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारवादी गुण कम था। व्यवहारवादी मतलब समझ रहे हो, किसी के प्रति सोचने वाले नहीं है, व्यवहार इसके अंदर नहीं था। क्या है, नहीं, व्यवहारवादी गुण इसमें नहीं था। लेकिन क्या था इसमें, आदर्शवादी गुण था। जो एक बार जो कमिटमेंट कर दिया वो पूरा करेगा, वो था आदर्शवादी। तुम बोल दे कि हम सर या 50 क्वेश्चन याद करके चल आएंगे, तो याद करके चलाओ, ये वो आज्ञाकारी, आदर्शवादी। अब व्यवहारवादी क्या हुआ, अगर कलम गिर गया लेकिन वह कलम उठा दो, बात की इग्नोर कर दो, ऐसे क्या कहता है, व्यवहार। उसमें व्यवहार नाम का कोई चीज नहीं था, बड़ा छोटा इस जितना भी इसमें व्यवहार का क्या नहीं था। आगे लेकर चलते हैं। कलम देखने लगी थे। 1831 में उसने यंग इटली की स्थापना किया था। किसने, मैजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, मैजनी ने। कब किया था, 1831 में, जिसने नवीन इटली का निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया था। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीपीय से विभेदित हस्तक्षेप समाप्त करना था तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। आगे लेकर चलते। कहा था 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मैजनी ने यूरोप में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया था। अगर यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था, वो मैजनी ने। यंग इंडिया का स्थापना किसने किया था, क्या था, इटली। हाँ, यंग इटली क्या, ठीक। उसके बाद बोले यूरोप, यंग यूरोप का मैजनी। कब क्या था, 1830 में। क्या 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 चीज का, हम आप बोल रहे हैं रे, रोको। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाना पड़ा। बुआ, कोई भी चीज तुमको स्थिर न है, कोई भी चीज स्थिर न है। देखो मेटरनिक को भी एक समय में क्या जाना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जाना पड़ा कि ना, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जाना पड़ा। जो ऑस्ट्रेलिया कब्जा करके रखा था किस पर, इटली पर। एक समय ऐसा है
जो ऑस्ट्रेलिया जो छोड़कर जाना पड़ा किसको, बुआ मेटरनिक को। तो मेटरनिक खतरनाक था, मेटरनिक को भी जाना पड़ा। अभी जस्ट बताए थे घमंड किसी का ना था। स्थिर इस धरती पर कुछ नहीं है, जो स्थिर हो गया समझ जाओ उसका जीवन व्यर्थ है। नट भाल्टू का अगर मान लिया स्थिर करके तुम रख दो तो जंग रख के खत्म हो जाएगा। स्थिर पानी के धारा कभी स्थिर देखी हो, चलते रहता है। जो पानी स्थिर हो गया, नादी के पानी को स्थिर कर दो तुम, वर्षा वाला पानी नादी में जम जाता है, कीड़ा मकोड़ा फरना शुरू हो जाएगा, पता है कि ना। तुम याद रखना, भुस्सा की स्थिर करके कहीं रख दो, उसमें ऑक्सीजन मत प्रोवाइड दो, क्या होगा, सड़ जाएगा। गेहूं की स्थिर करके 2-3 साल रख दो, क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। रोटी के बेलना चौड़ा करके कहीं स्थिर रख दो 24 घंटा, बदबूदार होने लगेगा। मनुष्य को कहीं कमरा में बंद कर स्थिर कर दो, मर जाएगा। मतलब धरती पर कोई चीज तुमरे क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। दुख आवे तब पर भी हंसना चाहिए, सुख आवे तब पर भी हंसो। आज सूरज की मान लो, सूरज जो है ढलती है, अंधेरा होगा, क्या लगता है अंधेरे रहेगा, उजाला होगा, फिर से होगा। बशर्ते कुछ संयम रखो, कुछ समय के साथ करो, ऑटोमेटिक। स्थिरता कोई चीज नहीं है, परिवर्तनशील धरती है, हमेशा परिवर्तन होती रहता है। किसी का राज आज चल रहा है तो तुम्हारा राज कल आएगा। किसी के पास स्कॉर्पियो है तो मेरे पास भी आएगा, बशर्ते समय का इंतजार करो, समझ मारा। अगर तुम बिहार बोर्ड में टॉप करना चाहते हो, एक बार फेल हो, एक बार फर्स्ट हो, तो कोई दिक्कत है, दोबारा एग्जाम दो, करेगा, गारंटी है। तो बस समय के क्या दो, वेट करो और समय का महत्व दो। आगे लेकर चलते हैं। 1848 में जब फ्रांस साहित्य पूरा यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया का छोड़कर जाना पड़ा था। आगे ध्यान दो, इसके बाद क्या आता है, इटली की राजनीतिक। इसके बाद वो इटली के राजनीतिक पुनः मेजनी का आगमन हुआ था। उसके बाद मेजनी पूरे इटली का एकीकरण कर एक गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी जो है पूरा इटली का एकीकरण मतलब क्या, एकता, एकजुट करके गणराज्य बनाना चाहता था, मतलब बेहतर समाज बनाना चाहता, बेहतर राज्य बनाना चाहता था, समझ मारा चीज को, मेजनी। लेकिन सार्डियन और मिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था, मतलब खात्मा चाहता था, यहाँ से हटाना चाहता था। पोप इटली का धर्मराज बनाना चाहता, सब अलग अलग। इटली जो स्वतंत्र हुआ ना, सबका अलग अलग मन में ख्याल पकने लगा, हम ही करेंगे, हम करेंगे, फल्ला करेंगे, सब अपना अपना इतिहासकार अलग अलग वक्तव्य देता है। तो पोप जो कहता है, पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था, एक प्रांत घोषित करेगा, एक गणराज्य घोषित करेगा, समझ मारा। कभी कभी फैमिली में 1-8 लाख रुपया चलाता है, 5 लाख रुपया चलाएगा, 2-3 बारेगा, बोलेगा कोई हम बुलेट खरीदेंगे, कोई अपाची खरीद लो, कोई फल्ला खरीद लो, कोई चला, होता है कि ना। उसी प्रकार जब इटली स्वतंत्र होता है, पूर्णतः राजतंत्र प्रजातंत्र स्वतंत्र हो गया, सब अपना अपना वक्तव्य देता है। किसी को बोलता है गणराज्य घोषित किया जाए, कोई प्रांतीय घोषित किया जाए, कोई बोलता है पोप इटली को क्या कर दो, धर्मराज घोषित कर दो। चलो आगे लेकर चलते हैं, समझ में आ रहा है। इस तरह से विचार के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ले इतना ना क्या कर दिया, सब अपना अपना विचार विमर्श दे दिया, इटली के एकीकरण रद्द हो गया, खत्म। क्या हो गया बुआ, अवरुद्ध हो गया। यानी कि सब अपना अपना वक्तव्य देगा, गार्जियन क्या बोलेगा, चल हट कुछ नहीं खरीद दो, खत्म। होता है कि ना, कभी कभी देखी होगी। आगे लेकर चलते हैं। बाद में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भाग पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गया था। मतलब बाद में ऑस्ट्रेलिया तो प्रभावित है ये था इटली पर, लेकिन फिर से क्या कर दिया, भगा तो दिया था सबको, लेकिन फिर से ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर क्या कर दिया, आक्रमण और कब्जा कर दिया। कब्जा के जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक का चार्ल्स एल्बर्ट को पराजय हो गया, मतलब हार गया। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन का कुचल दिया गया, मतलब आप फिर से ऑस्ट्रेलिया काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कहता है ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को जो कुचल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया पुनः आ गया। एक बार तो भगाया था, पूरा हस्तक्षेप का मतलब समझते हो, हाँ, मतलब जानबूझ के हम लड़ जाएंगे, और लड़ के जब हम जो क्षेत्र जीतेंगे बोलेगा मेरा ये हस्तक्षेप मेरा है। जैसे चीन, हाँ, जैसे चीन वाले ने तिब्बत को हस्तक्षेप कर लिया था,
1958 में हड़प लिया था। आप बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है, तो भारत इतना कमजोर है? युद्ध लड़ जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एक बार 1962 में युद्ध हुआ था। 1962 में चाइना भारत साथ के खतरनाक युद्ध हुआ था, जिसमें कितना शरणार्थी, भारत के जितना भी यात्री सब भागने वाले थे। कर्नाटक से, बेंगलोर से, तुमने हिमाचल प्रदेश से, तुम्हें चल जाओ, मान लिया जाए अरुणाचल प्रदेश, सब भाग रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश के कितना हिस्सा बोलता है मेरा है? कौन? चीन। जो कि चीन तिब्बत को क्या कर लिया था, युद्ध से हड़प लिया था 1958 में। और 1962 लड़ा किया था चीन भारत के साथ। और लागले जब युद्ध हुआ तो 1965 में फिर युद्ध कर दिया कौन? पाकिस्तान। 1972 में युद्ध कर दिया पाकिस्तान। 1999 पाकिस्तान, मतलब मारते मारते भगा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान और भारत के साथ जब युद्ध होता है तो खिलौना साथ युद्ध करता है ना, उन्हें बेटा खड़ा है ना पप्पा खड़ा है। आप दोनों के साथ युद्ध कैसे करेगा? समझ महाराज, फालतू की युद्ध करना ही नहीं चाहिए। आज बताओ, तुम्हारे तुलना अगर मान ले किसी का यहाँ एकदम बम पिलाट कोई लड़का खड़ा कर दे, जिसका शरीर 7 फीट हत्ता कट्टा है, और उसके बाद 2 फीटिया कोई खिलौना बोलेंगे चलो भाई तो दोनों युद्ध कर, समझ सकते हो? मतलब बराबरी करना ही नहीं है। क्या बोलता है उसको, पाकिस्तान की तुलना भारत से करना ही नहीं है। वो है ही नहीं कुछ, पाकिस्तान कुछ नहीं है। 3-4 बार युद्ध हुआ, चारों बार मार मार के खदर के भगाया। 1919 की बात बोला, जम्मू कश्मीर का जो LOC का जो घटना, लाइन ऑफ कंट्रोल जो घटना है LOC, जम्मू कश्मीर में काल्पनिक रेखा खींच दिया गया। चलो इसके बारे में बताएंगे, जब अपना पढ़ाएंगे ना अपना भारत देश, तब मजा आने वाला है। अपना भारत की जब इतिहास पढ़ाएंगे ना, ऑटोमेटिक तुम लोग को मजा आएगा, गारंटी है। आगे लेकर चलते हैं। इस प्रकार मेजनी के पुनः हार हुई, वह पलायन कर गया। मेजनी क्या करता है, फिर हारा और यहाँ क्या कर दिया, पलायन, मतलब भाग गया। इटली के चरण में द्वितीय चरण, पहला चरण में देखिए ली, पहला चरण में तो वो जीत लिया था, लेकिन फिर जानबे करते हो सब बोला हम ही बनाएंगे, फल्ला बनाएंगे, चिल्ला बनाएंगे, फिर अधिकार करना शुरू कर दिया। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में विक्टर एनुमल, काउंट काबूर तथा गेरिबाल्डी अहम योगदान था। सबसे खतरनाक कौन है? गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी जब हुआ था ना, बच्चे से कम आंसू था, नाभिक था, नाव चलाने वाला था, जो मजदूर था। गेरिबाल्डी क्वेश्चन आएगा ना, पेशे से क्या था? नाभिक। क्वेश्चन तो रहेगा, गेरिबाल्डी बहुत होनहार था, बच्चे से काम काज, सब कामों में आगे था, एक सहयोग सेनापति भी था गेरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में विक्टर एनुमल, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी का अहम योगदान था। अब विक्टर एनुमल के बारे में लेकर चलते हैं। 1848 तक इटली में एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल हुए। 1848 में विक्टर एनुमल में जो युद्ध किया था वो सब क्या गया, खत्म हो गया, असफल। इटली में सार्डिया का पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एनुमल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। किसके बुआ क्या बोलेंगे? विक्टर एनुमल, जो खतरनाक क्या था, राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी का मतलब समझते हो? जो देश के प्रति प्रेम हो। अपनी नीति के लागू करने के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यानी कि अपनी नीति को लागू करने के लिए विक्टर एनुमल ने किसको, काउंट काबूर क्या कर दिया, प्रधानमंत्री। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो विक्टर एनुमल ने काउंट काबूर को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया था। काउंट काबूर के लेकर चलते हैं। काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। कूटनीतिक का मतलब समझते हो? यहाँ राजनीतिक नहीं करता, कूटनीतिक करता। कभी कभी सुनता होगा कूटनीतिक यहाँ पर कर रहा सर, मतलब तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारे साथ पिएंगे, हर एक काम तुम्हारे साथ करेंगे, आप पीठ में छुरा भी तुमको मारेंगे। इसे कहते हैं कूटनीतिक, जो खतरनाक ही आदमी था। हाँ चलो, काबूल के सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी, मतलब तुमरा ही सब कुछ लेंगे, सब कुछ तुमरा ही लेंगे, अब विनाश भी किसको करेंगे, तुम ही करेंगे। समझ सकते हो? किसी को विनाश करने के लिए दोस्ती बढ़ाओ रे, जितना अच्छा दोस्ती होगा उतना ही खतरनाक उसका विनाश होगा, याद रखना। अगर किसी को विनाश करना है दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। दुश्मन तो पता ही उसको है जब वो मेरा दुश्मन है, पहले सचेत रहेगा। और दोस्त के गला जब मिलेगा बढ़िया से तो छुरा मार दो, पता चलेगा। और दुश्मन जब गला मिलेगा सोचेगा भाई कहीं छुरा होगा, तब पहले शंका होगा।
तो दुश्मन को जल्दी खत्म नहीं कर सकते अगर दुश्मन प्रहार कर रहा है। दोस्ती बनाकर अगर मान लिया जाए प्रहार करे तो मजे कुछ समझ। तो किसी को विनाश करना तो क्या बना दोस्त, और उससे भी नहीं होता है, किसी को विनाश करना है तो उसके औलाद को क्या कर दो, बिगाड़ दो, खत्म, अपने संतान अपने बिगड़ जाएगा। चलो, तो इटली के कहने का बुआ सबसे बड़ी बाधा कौन था, ऑस्ट्रेलिया को मानता है। इटली के सबसे बड़ी बाधा कौन था, ऑस्ट्रेलिया। अब जब काउंट काबूर आएगा, विक्टर एनुमल आ गया और गैरिबाल्डी आएगा, तुमको लगता है ऑस्ट्रेलिया नहीं पलायन होगा? अभी खतरनाक भागेगा, बाप बाप करते ही भागेगा, क्योंकि कूटनीतिक आ गया। कौन आया कूटनीतिक? काउंट काबूर। कूटनीतिक मतलब हम बोले जिस छादे मतलब थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। आगे इसीलिए उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के शासक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अभी बोले मतलब कूटनीति की यही काम है, दोस्त करो बाद में प्रहार करो। दोस्ती का क्रीमिया के युद्ध 1853 से 54 में फ्रांस के आग्रह के बिना शामिल हो गया। उसके बाद मतलब दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ा समझो। ऑस्ट्रेलिया के पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ कौन, विक्टर एनुमल बढ़ाया था, हाथ बढ़ाया। क्रीमिया के युद्ध किसके साथ, दूसरे के साथ हो रहा था, लेकिन क्रीमिया के युद्ध जानबूझकर विक्टर एनुमल ने इसका साथ दिया था, जानबूझ के साथ दिया था ताकि उसको लगे ऑस्ट्रेलिया को भाई मेरा क्या है, दोस्त है। क्रीमिया के युद्ध में 1853 में फ्रांस के आग्रह के बिना ही, मतलब फ्रांस उसको नहीं बुला था, फिर भी क्या हो गया, शामिल हो गया। सोचेगा ना बाप रे आप दोस्ती तो ही जाएगा ना। आगे युद्ध समाप्त होने के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिड माउंट को भी बुलाया गया और इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप के गैर कानूनी बताया। यानी कि दोनों का साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर आप लपेटना शुरू कर दिया काउंट काबूल ने, अब बोला था ऑस्ट्रेलिया इटली में जो ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप किया आप गैर कानूनी ढंग से किया, आप यहाँ से पलायन हो जाइए, आप यहाँ से इसका युद्ध स्टार्ट होगा। इसने इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। देख लो, बोला नहीं ये आपका समस्या नहीं है, ये किसका समस्या, संपूर्ण यूरोप का समस्या। यही होता है कूटनीतिक। हम बोले गोधना गांव में छोटा सा कारनामा कुछ कांड हो जाए, बोले बाप रे बाप, गोधना गांव की बात नहीं है, ये पूरा बछवाड़ा प्रखंड की बात है। आप पूरा बछवाड़ा प्रखंड को उसको तुलना कर दिया, ले आप गोधना गांव न रहे, कौन लड़ेगा, बछवाड़ा प्रखंड। समझ महाराज जी, उसी प्रकार बोला नहीं, इटली की समस्या संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। देखो इसे कहते कूटनीतिक, यही सीखना भी चाहिए। फ्रांस के शासक नेपोलियन, क्या लिखा है रे, पप्पू ने काबूल के, नहीं पप्पू गलत है, कुछ और होगा, पोप के काबूल से एक संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंड माउंट सैन्य समर्थन देने की वादा किया। हाँ बोनापार्ट, सही बोली लड़की। आप कल पढ़ाए, मजा आ रहा है स्ट्रीम, आगे और मजा आने वाला है, बंद किया जाए।